नमस्कार। आज मैं प्रेमचंद की कहानी मंत्र सुनाने जा रही हूँ। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने को तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुरक न बैठे। डॉक्टर साहब के मेज के सामने खड़े देखकर भी उसने उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल फिस्टी खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रुक कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हो 3 बंदूक। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कह ले पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा ज्ञान, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमुद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सब ये संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव उसे अब तक नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उससे ओर ताकता रहा। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खिलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बड़े बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन के आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम के समय नियत थे। इस नियम से वह जी भर भी न टलते थे। बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन
उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संसार के रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वहीं माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, महाविद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, सुख मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी भरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद पर बूंद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मरज था। इतना पत्ता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपये फूक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों के देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कुर्सी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौकन्ने, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह भी न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते जी, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी कोई होती तो ऐसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजय बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के तो बोलो, अगर मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरवे के सामने ले जाकर मुहर बजाना शुरू किया।
फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखाओ, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल ली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चुकता। एक मित्र ने टीका कि दांत तोड़ डालने होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। कहिए तो दिखा दो। यह कह उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काटे तो आदमी आनन फानन मर जाए, लहर भी ना आए। कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, इसके लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप अपनी से देखकर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया हो तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा, अच्छा अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी बीन बजाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने को इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर वह तो विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार कभी न पाया था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया।